मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, शुरू करते थोड़ी अपडेट्स के साथ। और इस वीक की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो लोग रह रहे हैं हांगकांग में, उनको वो देंगे ब्रिटिश नेशनलिटी। एक नया रूट वो बना रहे हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं चाइना के साथ। और क्योंकि हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी थी 97 तक, उनके लिए एक नया रूट बनाया जा रहा है कि उनको एंट्री दी जाएगी और 5 साल बाद उनको इंडेफिनिट ग्रांट किया जाएगा और उसके 1 साल बाद वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो दैट्स अ न्यू इम्पोर्टेंट अपडेट। नाज़रीन, एक कॉल की तरफ चलते हैं, हमारी बातचीत चलती रहेगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई बात कर रहे हैं? जी जी जी, फरमाइए। कमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ब्रिटिश हैं। जी जी, ठीक और है। मुझे 10 साल के रूट में मुझे अभी एक्सटेंशन करवानी है। मेरा 2.5 साल का वीज़ा हुआ था, अब मुझे दोबारा एक्सटेंशन करवानी है। ठीक है। तो मुझे पूछना ये था कि मैं उसके लिए मुझे कोई इसी मंथ मेरी एक्सटेंशन होनी है, और मुझे पूछना ये था कि उसके लिए मुझे कोई B1 इस तरह का कोई कोर्स करना पड़ेगा, और ये कि मैं आगे मुझे 2.5 साल का ही मिलेगा या फिर 5 साल का हो सकता है, क्योंकि ठीक मेरे है। ब्रिटिश में मेरा वीजा लीव टू रिमेन है। ठीक है। तो मुझे जो अभी आप यही अपने सवाल हस्बैंड करना के था साथ रह रहे हैं आपसे। या आप अकेले रह रहे हैं बच्चों के साथ? जी, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। और जो आपके हस्बैंड है वो ब्रिटिश है? जी, वो ब्रिटिश है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अभी आपको उन्होंने ग्रांट किया है अंडर द 10 ईयर रूट, और आपने मुझे बताया है कि आपके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और आपका जो हस्बैंड है वो भी ब्रिटिश है। अगर आप चाहती हैं आप स्विच कर सकती हैं टू द 5 ईयर रूट ऑन द बेसिस ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि आपके हस्बैंड ब्रिटिश है, उसकी बेस के ऊपर आप स्विच कर सकती हैं टू द 5 ईयर रूट। और आपको पास करना होगा A1 इंग्लिश टेस्ट इसके लिए। और दूसरी चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप और आपके हस्बैंड जो इनकम रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट कर रहे हैं, और ऑल्सो द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट। और अगर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है, आपको फिर दोबारा वो देंगे 2.5 साल का वीज़ा, और 5 साल बाद आप हकदार होंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो सर जी। हेलो जी जी जी, फरमाइए। जी सर जी, मैं पूछना था ना, मेरी सिस्टर ना इंडिया से आई थी 6 मंथ के पीछे पर। ठीक तो है। वो यहाँ कोरोना की वजह से ना जहाँ पर फंस गई है, क्योंकि अभी फ्लैट वगैरह तो इंडिया को जा नहीं गई। अच्छा। तो उसका जो वीजा ना वो 7 अगस्त को ना फिनिश हो रहा है। मैं ना उसका वो वीजा आगे करवाना है, तो उसके लिए मैंने पूछना था कौन सा फॉर्म है जो मुझे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसका विजिट वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? उस 7 अगस्त को फिनिश हो रहा है। 7 अगस्त को वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। जी ठीक है। और कोई सवाल आपका? जी, और कोई नहीं, बस इसका मुझे ना फॉर्म बता दो कौन सा है, वेबसाइट क्या उसके पर जाना ना, मैं उसको फिल करा दूँ। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि मैंने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके हाँ, कॉल का। देखिए, थैंक यू सो। अभी होम ऑफिस ने जो ऐलान किया हुआ वो है कि उन्होंने 31 जुलाई तक सबको एक्सटेंशन दी हुई है। इसका ये मतलब कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं कोविड-19 की वजह से, अगर फ़र्ज़ करें उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, कल एक्सपायर हो जाता है, वो अभी फॉर्म भर सकते हैं और उनको एक्सटेंशन ग्रांट की जाएगी टिल 31 जुलाई। आपने मुझे बताया है कि आपकी सिस्टर का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है आई थिंक 8 अगस्त, इसलिए अभी वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। मेरी आपसे यही एडवाइस होगी कि अभी आप 1-2 वीक्स वेट कर लें और देखें कि होम ऑफिस क्या ऐलान करता है
कि अगर वो एक्सटेंशन देते हैं या नहीं। मोस्ट लाइकली वो देंगे क्योंकि अभी भी फ़्लाइट्स सारे मुल्कों की नहीं खुली, तो अभी वेट कर लें। जब वो ऐलान कर देंगे आपने ऑनलाइन जाना है, और अगर वहाँ आप टाइप कर दें कोविड-19 वीज़ा एक्सटेंशन, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, और अगर आप उस फॉर्म को भर दें, होम ऑफिस आपको विदिन 5 डेज़ कन्फर्मेशन दे देगी कि हमने आपकी सिस्टर का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान साहब, मेरे दो क्वेश्चन है। जी मैं जी। ब्रिटिश नेशनल हूँ और सॉरी मैं सॉरी, नेदरलैंड में मैंने गया था अपनी आवाज़ नहीं आई फैमिली टू आपकी। मेरी ये नेशनल है आप? ब्रिटिश नेशनल हूँ। सॉरी, ब्रिटिश नेशनल। जी, तो मैं नेदरलैंड गया था अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली को उनके लिए अप्लाई करने के लिए। तो फाइनली उनका वीज़ा लग गया था। इट टुक्स लाइक 2.5 ईयर। तो अभी सुरेंद्र सिंह एप्लीकेशन के थ्रू मैंने उनको यूके के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो उन्होंने मेरी फैमिली को वीज़ा दे दिया, लेकिन एक मेरी सिस्टर का वीज़ा उन्होंने स्टॉप कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो अभी उनकी ऑब्वियसली अपील चल रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि उनके लिए हमें सुरेंद्र सिंह थ्रू वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, या कोई और भी रूट हो सकता है कि अगर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं, उनको यूरोप में वीज़ा मिला हुआ है, तो वो यूके में मूव हो सकते हैं विदाउट वीज़ा, या अपील विन करने तक हमें वेट करना पड़ेगा? अच्छा, सॉरी, आपने मुझे बताया कि आपको फैमिली को मिला था वहाँ नेदरलैंड से वीज़ा, नेदरलैंड से आप आ गए यहाँ यूके में, करेक्ट? जी और उसके जी जी साथ बिल्कुल। आपकी सिस्टर भी शामिल थी, करेक्ट? जी और आपने अपने फैमिली मेम्बर्स का अप्लाई किया, होम ऑफिस ने ग्रांट कर दिया, लेकिन आपके सिस्टर का उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, करेक्ट? जी बिल्कुल। और वो जो एप्लीकेशन था आपने कौन सी बेसिस के ऊपर किया था? ई रेगुलेशंस के ऊपर? जी जी, ई रेगुलेशन सुरेंद्र सिंह जो रूट है वो कब उसके आपने बेसिस। एप्लीकेशन सबमिट किया था वो? उसको तो अभी तो है लास्ट ईयर, आई थिंक अगस्त या अक्टूबर में। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अभी आपने मुझे बताया कि उनकी आपकी सिस्टर की अपील पेंडिंग है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप वहाँ टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे नेदरलैंड्स में, और आपकी सिस्टर वहाँ आपके साथ रह रही थी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपकी सिस्टर को वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा रूल्स रिलैक्स हो गए हैं सुरेंद्र सिंह के तहत, कि पहले था आपको साबित करना होता था कि आपने अपनी सेंटर ऑफ लाइफ ट्रांसफ़र की है टू द यूरोपियन कंट्री। अब उस रूल को रिलैक्स कर दिया गया है, और उन्होंने कहा है कोर्ट्स ने कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ब्रिटिश नेशनल जाता भी है कोई यूरोपियन कंट्री, और उसके टाइज यहाँ यूके में भी मौजूद होते हैं साथ साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते जाते रहते हैं, इस वजह से आपको वो पीनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे यही मशवरा होगा कि आप अपील को सही तरह टैकल करें, अपने सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और आपकी स्टेटमेंट्स और आपका बंडल सही तरह तैयार किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपके सिस्टर को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। जो दूसरी बात आपने मुझे पूछी कि अगर कोई और रूट है, अभी तो कोई और रूट नहीं है आपके सिस्टर के लिए। मेरी एडवाइस यही होगी आपके लिए कि इस अपील को परस्यू करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। Yeah, I'm listening. हेलो, योर लाइव ऑन है जी, फरमाइए। Yeah, I will. लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछना है, मेरे मम्मी डैडी का केस मैंने इतने लगाया सी ना यूके में। मेरे ठीक है। पास डेफिनेट है, उनका परमानेंट मैंने लगाया था। अपर ट्राइब्यूनल में उनकी क्रैकली अपील अलाउ हो गई है जी। हाँ जी, उन्होंने अलाउ हो गई है अपील। क्या उसके आगे क्या हो जाता है? ये अभी कोई होम ऑफिस कोई डिसीजन लेगा जा? looks like we're having some technical problems here. सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ सकी मुझे। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। हाँ जी, मैंने अपने मम्मी डैडी का इसे लगाया थे परमानेंट वीजा लगाने के लिए। उनके अपर ट्राइब्यूनल में अपील अलाउ हो गई है जी। इसके बाद में क्या होता है जी? अगर अपर ट्राइब्यूनल में अलाउ हो गई है, फिर होम ऑफिस उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देगी। हाँ जी।
अपर ट्राइब्यूनल ने क्या जजमेंट पास की है कि आपकी अपील अलाउ होगी, या उन्होंने कहा कि हम इसको रिमिट हाँ कर जी, रहे हैं बैक टू द फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल? हाँ जज ने डिसीजन दे दिया है मेरे वीसा भी कुछ ठीक है, मैं अभी इसको वीजा देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब अपर ट्राइब्यूनल आपकी अपील को ग्रांट कर देती है, फिर ये केस जाता है होम ऑफिस के पास, और अपील्स प्रोसेसिंग टीम जो इसको डील करती है, और वो आपके पेरेंट्स को वीज़ा इशू कर देंगे। सो अगर आपका अपील अभी अलाउ हुआ है, 1-2 माह वेट कर लें। मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके पेरेंट्स को वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, हेलो। जो लाइव होने हैं जी, फरमाइए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप बहुत अच्छी एडवाइस कर रहे हैं। थैंक यू तो सो मच। बहुत डिटेल से आप बता रहे हैं जी। मुझे 2 सवाल पूछने हैं कि अगर असाइलम पर हों यहाँ पर, जी जी, और पाकिस्तान से शादी करके बुलवाना चाहते हों, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? ठीक है। और दूसरा सवाल आपका? तो अगर स्टूडेंट करके बुलाएं या विजिटर करके बुलाएं, या कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है? और अगर स्टूडेंट हो तो कौन से एमएससी पे ठीक रहेगा, या कोई और उसका, यानी पीएचडी तो ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक तो है। प्लीज कोई इसका तरीका बताएं। अब जो आपने पहला सवाल मुझसे पूछा है कि आपको असाइलम ग्रांट किया गया, जी, यहाँ से लड़की है और उसको वो असाइलम पर है। ठीक है, और कौन सी बेस पर उसको ग्रांट किया गया? लाइफ थ्रेट? मेरा ख्याल जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, अगर किसी को असाइलम ग्रांट किया जाता है और वो अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाना चाहते हैं, अगर उनकी शादी हुई थी बिफोर दे केम टू द यूके, फिर वो बुला सकते हैं, और होम ऑफिस बगैर कोई फ़ीस उनको ग्रांट कर देगी वीज़ा। सो दैट्स स्टेप 1। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको असाइलम ग्रांट किया जाता है आज, और आप असाइलम मिलने के बाद आप शादी करते हैं, फिर आपको साबित करना होगा कि आप इनकम रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, जो है 18,600, और आपका जो एप्लीकेशन होगा आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का, वो जाएगा अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। सो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है इमिग्रेशन रूल्स की, 18,600 रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट को A1 इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा, और साबित करना होगा जेन्युइन और सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप है। आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। सो अगर आपकी दोस्त ने शादी की थी यूके आने से पहले, देन शी कैन अप्लाई अंडर फैमिली रीयूनियन। उसमें कोई फ़ीस नहीं होगी, और उनके हस्बैंड को वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। अगर उन्होंने शादी की है आफ्टर बीइंग ग्रांटेड असाइलम, देन दे मस्ट अप्लाई अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि अगर कोई शख्स यहाँ आना चाहता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर या विजिट वीज़े के ऊपर, कौन सा रूट बेस्ट होगा, वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। और अगर आप सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए, फिर वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और आपने कितनी पढ़ाई की है, कि होम ऑफिस ये सारी चीज़ों को चेक करके फिर ही वो वीज़ा इशू करती है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। यस सर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है यार। मैंने असाइलम किया था 5 साल के बाद, और मुझे ILR मिला है अभी 2 दिन पहले। ठीक है, मुबारक हो। थैंक यू सर। और पिछले 5 साल जो था, मेरा पाकिस्तानी जो पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया 2017 में, और वो मैंने होम ऑफिस को भेज के उसकी जगह पे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट लिया था। ठीक है, वो भी अब एक्सपायर हो गया, क्योंकि जब मेरा वो रेफ्यूजी स्टेटस एक्सपायर हुआ था तो सेम उसी डेट पे था, वो मैंने वापस भेज दिया। अब मुझे अगला जो 1 साल तक मैं यूके के लिए तो नेशनलिटी के लिए वो क्वालिफाई नहीं करता। ठीक है, तो मुझे 1 साल इंतजार करना है। और तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया था, उन्होंने जो है वो रिफ्यूज कर दिया जी कि हम आपको न्यू पासपोर्ट जो है वो नहीं देंगे, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपने पाकिस्तान के खिलाफ केस किया है, हमारी बदनामी हुई, ये हुई वो हुई, तो वो हम जो है पता नहीं अब साल लगेगा 2 साल लगेगा, आपकी इंक्वायरी होकर पाकिस्तान से आएगा, तब हम आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करेंगे। तो अब इस साल में क्या मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं कोई दोबारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉल। देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि आपको भी इनडेफिनिट ग्रांट की गई है ऑन द असाइलम रूट, और आपके 5 साल पूरे हो गए हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं
विद इन दिस 1 ईयर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको होम ऑफिस ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर देगी। जब आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए और उसके बाद आपको ब्रिटिश पासपोर्ट इशू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बता दूं जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझसे मिल सकते हैं। नाजरीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। वेलकम बैक नाजरीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, लाइव हूँ? जी आप लाइव होने रहे, जी फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने सवाल पूछ रहा था कि मैं ब्रिटिश हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं अंडर 10 ईयर। तो मेरी वाइफ जो है पाकिस्तान से आई है स्पाउस वीज़े पे। ठीक है। तो मैं जो हूँ अभी इलनेस पे हूँ, बेनिफिट लेता हूँ। तो मेरी वाइफ की जो है अभी वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो आगे 2.5 साल का वीज़ा लेना है। तो वो काम नहीं कर सकती, बच्चों की लुक आफ्टर करती है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं? मैं अपना इलनेस मिल रहा है, अपना जो है बीमार वाला, डॉक्टर ने लेटर दिया कि तू काम नहीं कर सकता है। ऐसी मेडिसिन है जो दे रहे हैं कि उससे हर वक्त आदमी नींद में रहता है। सॉरी, इसलिए वो काम नहीं करना पड़ेगा। उस बेनिफिट का नाम क्या है? सॉरी जी, उस बेनिफिट का नाम क्या है? PIP इलनेस है, बीमारों वाला बेनिफिट जो होता है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपको मिल रहा है इलनेस के बेनिफिट, आप फिर होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम द 18,600 रिक्वायरमेंट, और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी वाइफ को एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर वो समझते हैं कि नहीं हम आपको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, इसमें इतनी परेशानी होने की बात नहीं है क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं यहाँ UK में जो ब्रिटिश हैं, होम ऑफिस आपकी वाइफ को स्विच कर देगी फ्रॉम द 5 ईयर रूट टू 10 ईयर रूट। इसका खाली ये एक ड्रॉबैक होगा कि आपकी वाइफ को इंडेफिनिट मिलेगी 10 साल बाद। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यो लाइव होने, जी फरमाइए। जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आकाश बात कर रहा हूँ। मैंने 2 क्वेश्चन करने थे। जी जी। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे ब्रदर ब्रिटिश है जी जी। और उन्होंने फैमिली यूरोपियन कंट्री में अपनी फैमिली बुलाई थी। ठीक है। तो अभी मैं विजिट वीजे पे आया हुआ हूँ UK। तो क्या मैं यहाँ से ये कन्वर्ट करवा सकता हूँ? 31 तक तो अलाउ है, लेकिन मैं वीजे पे हूँ। तो क्या मुझे 31 से पहले करवा सकता हूँ? क्या उससे बाद भी करवा सकता हूँ? अगर मेरा वीजा उससे बाद खत्म हो रहा है, विजिट वीजे से फैमिली वीजे पे कन्वर्ट करवा सकता हूँ? आप कौन से? और दूसरा क्वेश्चन जी जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं विजिट वीजा एक्सटेंड हो जाएगा क्योंकि मेरा ब्लैक का एग्जाम है मेडिकल का। ठीक है। देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा है, आप अभी यहाँ UK विजिट वीज़े पर आए हैं? जी जी। ठीक है। इसका ये मतलब कि आप यूरोपियन कंट्री में नहीं गए थे आपके भाई के साथ रहने के लिए, करेक्ट? नहीं नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। और ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि अगर आप बेनिफिट कर सकते हैं फ्रॉम द सुरिंदर सिंह रूल, अनफॉर्चुनेटली नॉट, नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि पहली बात तो है कि आपके जो ब्रदर हैं वो एक यूरोपियन सिटीज़न नहीं है, वो है एक ब्रिटिश सिटीज़न। अगर आपके भाई आपको बुलाते हैं इन यूरोपियन कंट्री, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, फ्रांस या जर्मनी या इटली, और वहाँ आपको इशू किया जाता है रेजिडेंस कार्ड, और उसके बाद आप और आपके भाई यहाँ आ जाते हैं UK में, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द सुरिंदर सिंह रूल। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोविड-19 की वजह से आप वापस नहीं जा सकते पाकिस्तान, फिर आप
होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक्सटेंशन ग्रांट की जाए और फिर वो आपको ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। Okay. Hi, Mr. Kamran. This is Sandeep from South London. हेलो संदीप। Good evening. गुड इवनिंग। मेरी आपसे दो क्वेश्चन है। जी जी। Since 2011, I'm a British citizen. ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मैं जब से मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली उसके बाद मैं अपनी मदर को, जो कि इंडिया में बेस्ड है, मैं 2 बार अपने पास बुला चुका हूँ ठीक है। एज ए विजिटिंग वीजा। ठीक है। And she is 72 and she is very healthy. I mean, she just have a diabetes, that's it, nothing else. So मुझे एक आपसे ये पूछना है, अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुलाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है और मुझे क्या फॉलो करना होगा, और उस केस में उनका जो स्पॉन्सर जो भी होगा वो मैं रहूँगा। और अगर हमेशा के लिए नहीं बुला सकता तो उनका वीज़ा जो मैक्सिमम है वो कितने टाइम के लिए मैं ले सकता हूँ, 6 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर? तो पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मेरा ब्रदर जो है एंड ही इज 38, मैरिड विद 2 किड्स एंड ही इज इन इंडिया। ठीक है। तो अगर मुझे उसको विजिटिंग वीजा के लिए यूके अपने पास बुलाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा और उसको क्या चीज़ चाहिए, एंड उस केस में भी स्पॉन्सर मैं रहूँगा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि आप अपनी मदर को बुलाना चाहते हैं और वो 72 ईयर्स एज है उनकी, और आप चाहते हैं कि वो वहाँ आपके साथ यहाँ रहे पक्की तौर पर। आपको साबित करना होगा आपकी मदर को कि जो एवरीडे टास्क्स हैं, जैसे कि उठना, बैठना, खाना पीना, ये वो खुद नहीं कर सकती और उनकी देखभाल के लिए इंडिया में कोई नहीं, ये आपको साबित करना होगा। और इसका जो थ्रेश होल्ड है वो है वेरी हाई, क्योंकि अब आपने मुझे बताया कि आपकी मदर की कोई ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस नहीं है, खाली डायबिटीज़ से वो सफ़र करती हैं और इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर भी देते हैं आपकी मदर के लिए, होम ऑफिस ये आर्ग्यूमेंट लगाएगी कि डायबिटीज़ का इलाज तो हो सकता है इंडिया में, और अगर 72 ईयर्स के लिए उनकी देखभाल हो रही थी और वो ज़िंदगी जी रहे थे वहाँ इंडिया में, ये कैरी ऑन हो सकता है। सो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या आपको साबित करना होगा, मेनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आपको साबित करना होगा कि उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं और उनकी देखभाल नहीं हो सकती। सो इट्स क्वाइट अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड। और इसकी ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर भी देते हैं और वो रिफ्यूज़ हो जाता है ऑन अपील, बाद में अगर आप उनके लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि होम ऑफिस फिर ये एक्यूजेशन लगाएगी आपकी मदर से कि आपका जो इंटेंशन है वो है परमानेंटली रहने के लिए, क्योंकि आपने रिसेंटली इनडेफिनेट की एप्लीकेशन सबमिट की थी। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको इस लिस्टर को मिल लें और देख लें कि इसमें कोई जान है या नहीं। अगर आप वैसे एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पर काफ़ी बुरा असर होगा। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपके ब्रदर 38 ईयर्स ओल्ड है और वो अप्लाई करना चाहते हैं विजिट वीज़े के लिए, आपको क्या साबित करना होगा? एज अ ब्रिटिश सिटीज़न आपको साबित करना होगा कि आपके पास है जगह रिहाइश के लिए, कि आप उनको रख सकते हैं अपने घर में। सो यू गॉट टू शो प्रूफ दैट यू हैव अ हाउस। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगा सकते हैं। और दूसरा, एज अ स्पॉन्सर आपको साबित करना होगा कि आप उनका खर्चा उठा सकते हैं। सो अगेन योर बैंक स्टेटमेंट्स विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। जो आपका भाई है जो अप्लाई कर रहा होगा, द एप्लीकेंट, उसको साबित करना होगा कि उसके पास टाइज हैं इंडिया में, कि वो वापस जाएगा बैक टू इंडिया अगर उसको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। सो यहाँ उसको साबित करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास जॉब है, अपना वो एम्प्लॉय लेटर लगा सकता है कि उसको लीव मिली है आपको विज़िट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो उसके पास कोई ज़मीन है जिसके रेंटल इनकम उसको मिल रहा है, वो प्रूफ लगा सकता है। या अगर उसके पास कोई बिज़नेस है उसके भी वो कागज़ लगा सकता है। जितना आप एविडेंस लगा सकें बेहतर होगा। इट्स मच हायर चांस टू गेट द वीज़ा। और उसके साथ साथ भी मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करें, एक सॉलिसिटर के थ्रू एक कवर लेटर भी साथ लगाया करें। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन एयर। जी अब मेरी बारी आएगी ना? जी, आपकी बारी अभी आ गई है। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब ठीक ठाक है। मैंने सिर्फ 2 सवाल, आपका टाइम नहीं लेना। जी जी। एक ये कि मैंने अपने बेटे की शादी की थी तो 3 महीने बस
लड़की जो है ना वो सामान लेके सारा चली गई यहाँ से उसको अच्छा, बुला के। ठीक है। तो हमने ना पाकिस्तान से डिवोर्स करनी है, आया जो यूनियन काउंसिल से डिवोर्स करते हैं वो यहाँ एक्सेप्ट होती है? ठीक है जी। और दूसरा कि अब उसकी ना 3 शादियां ब्रोक हो गई हैं बेटा। अच्छा, तो क्या अगेन उसकी शादी पाकिस्तान से करना चाहती हूँ? ठीक है वो सिर्फ लड़कियों ने ना हमें यूज किया सिर्फ वीजा लगाने की खातिर। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है कि अगर आप पाकिस्तान का डिवोर्स सबमिट कर सकती हैं या नहीं, जी वो भी दुरुस्त है। आप वो लगा सकती हैं साथ, अगर और वो वैलिड होगा यूके में, क्योंकि शादी हुई थी पाकिस्तान में, वो भी दुरुस्त है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने, इट विल बी बेटर कि अगर आप यूके का डिवोर्स ले लें, वो बेहतर होगा आपके लिए। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपकी बेटे की 3 शादियां हो चुकी हैं, अगर वो 4th टाइम अगर वो शादी करता है, इसमें कोई इशू होगा या नहीं? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बेटा दोबारा शादी करता है, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट और दूसरे रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स पूरी सबमिट कर देते हैं, फिर आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे अपने मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, तो हम लोग ब्रिटिश हैं। जी जी। और मेरे मदर इन लॉ और मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो फैमिली सारी 2011 में यहाँ पे आए थे। जी जी। नवंबर में, और फिर 2012 में फिर वापस चले गए। ठीक है। 3 महीने रहे वो यहाँ पे। ठीक है। तो अभी वो फिर से आना चाहते हैं विजिट के लिए। ठीक है। तो उनकी जो ब्रदर इन लॉ की जो वाइफ है, उनकी डेथ हो गई, अभी दूसरी शादी की है उन्होंने। उनके 3 बच्चे हैं पहली वाइफ से। ठीक है। तो उनकी वाइफ के पास जो है उनका रिकॉर्ड नहीं है। अदरवाइज जो मदर है और मेरे ब्रदर इन लॉ है, बच्चे हैं, वो सब विजिट कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया था उनको यहाँ पे। ठीक है। तो वो यहाँ पे अभी दोबारा आना चाहते हैं। अभी मेरे हस्बैंड काम नहीं करते, हम, मेरे बच्चे हैं डिसेबल, हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तो कौंसल ने हमें घर दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे आके बच्चों को देखना चाहते हैं, बच्चों के पास रहना चाहते हैं। ठीक है। तो हम कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। विजिट वीज़ा। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, एज अ स्पॉन्सर आपको साबित करना होगा कि आप उनको रिहाइश दे सकते हैं और आप उनका ख़र्चा उठा सकते हैं। आपने मुझे बताया कि आपके जो हस्बैंड है वो काम नहीं कर रहे, फिर आपके जो भाई हैं, वो जो आपकी मदर इन लॉ है, उनको फिर साबित करना होगा कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं कि वो अगर उनको वीज़ा यहाँ ग्रांट किया जाता है, वो अपना ख़र्चा खुद उठा सकते हैं। क्योंकि आपके जो ब्रदर इन लॉ है, वो मदर इन लॉ है, वो पहले आ चुके हैं, उनको मेरे ख्याल में वीज़ा ग्रांट किया जाएगा क्योंकि उनकी हिस्ट्री अच्छी है। अभी आपने मुझे ये बताया कि आप चाहते हैं कि आपके जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने दोबारा शादी की है, और वो और उनके जो बच्चे हैं साथ, वो भी आना चाहते हैं। मेरी आपकी बातों से ये पता लग रहा था। इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि होम ऑफिस ये ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि अगर आपको, आपके ब्रदर इन लॉ को और उसकी फैमिली को अगर हम वीज़ा ग्रांट कर दें, आप वापस नहीं आएंगे। सो दैट कुड बी अ पोटेंशियल प्रॉब्लम। आपको कंसिडर करना होगा, या तो बेहतर होगा कि आपकी मदर इन लॉ और आपके ब्रदर इन लॉ दोनों अप्लाई करते हैं बगैर उसकी वाइफ और चिल्ड्रन, क्योंकि अगर एक दफ़ा ऑब्जेक्शन लग जाती है फिर उसको हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एक सॉलिसिटर को मिल के देख लें कि आपके ब्रदर इन लॉ के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो 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 जी, आप लाइव ऑन एयर हैं जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी, फरमाइए। हाँ जी भाई, भाई मैंने पता करना था, मेरे पास फैमिली मेंबर ईबीए है। ठीक है। तो मैंने पूछना था 5 साल बाद वो जो है वो अप्लाई करना है, वो नेशनलिटी के लिए सीधा करना है, दूसरा वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? एक मेरा सवाल और है, इसमें इंग्लिश का सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा ऐसा? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। क्योंकि आपको ये फैमिली मेम्बर पर वीज़ा मिला हुआ है,
5 साल बाद आप अप्लाई करेंगे फॉर इंडेफिनिट, जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस या सेटल स्टेटस। इसके लिए आपको B1 या लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके 1 साल बाद आप अप्लाई करेंगे नेशनलिटी के लिए, वहाँ आपको पास करना होगा B1 एंड लाइफ इन द यूके टेस्ट। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नहीं, ब्रेक, अगली कॉल की तरफ जाने से पहले एक ब्रेक का वक्त होता जाता है, और जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो है keijaz@me.com। इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। चलते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम अली है, मैं साउथ लंदन से बात कर रहा हूँ, टूटिंग से। जी 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 फरमाइए। मैं 2010 में इधर स्टूडेंट आया था, और फिर मैंने ना इधर एक्सटेंशन लिया 2011 में स्टूडेंट वीजे की। ठीक है। फिर 2013 में एक्सटेंशन अप्लाई की, जो कि रिफ्यूज हो गई। ठीक है। फिर मेरी 2014 में अपील विन हुई। तब से लेके लास्ट ईयर 2019 तक होम ऑफिस ने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया ना कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। अच्छा। फिर मुझे लास्ट ईयर मेरे वकील ने उनको चेस आउट किया, तो उन्होंने बोला कि हम तुझे 60 डेज दे रहे हैं, कॉलेज ले और तू नई स्टडी शुरू कर दे। जी जी। और वकील ने उनसे बोला कि उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस करो, तो इसलिए वो यूनी जाए और कंटिन्यू द स्टडी। ठीक है। फिर उनका रिस्पॉन्ड आया कि वी हैव लॉस्ट ऑल योर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वी अपोलोजाइज एंड गेट द न्यू पासपोर्ट्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अब पता करना था, तब से लेके आज तक मेरी 3C मेंटेन है, और कैन आई अप्लाई ILR इन 10 years टाइम? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मुझे लग रहा है कि आपका जो वीज़ा कटेल होया होगा वो है ETS की वजह से, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि अगर आपका जो पीरियड था 2014 तो लेके आज तक वो वैलिड है या नहीं। अगर आप स्विच कर लेते विद इन 60 डेज़ टू ए स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस से कि देखें जी, मेरे जो पीरियड था जो फॉर माई एंट्री 2011 तो लेके 2021 तक, अगर आप कैरी ऑन करते हैं स्टडीइंग, फिर आपको 10 years लॉ फॉर रेजिडेंस पर वीज़ा मिल सकता है। अगर आप फ़र्ज़ करें, समझते हैं कि मुझे अभी 60 डेज़ का वीज़ा मिल गया है और मेरे जो सारा टाइम पीरियड है वो लॉफुल है, और मुझे इस बेस के ऊपर 10 years पर वीज़ा ग्रांट किया जाए, वो नहीं हो सकता। विद इन 60 डेज़ आपको स्विच करना होगा टू अनदर कैटेगरी। और फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विच कर लेते हैं टू द मैरिज वीज़ा और वो ग्रांट किया जाता है, फिर जो आपका जो लॉफुल पीरियड होगा वो शुरू होगा 2011 से, फ्रॉम योर एंट्री टिल टू डेट। इसलिए बेस्ट चीज़ ये है कि जब आपको वो 60 डेज़ का वीज़ा इशू कर दें, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो भेज दें, आप फौरी तौर पर एडमिशन ले लें या कोई और कैटेगरी में स्विच कर लें फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मुझे सवाल पूछना था। जी मेरी जी। सिस्टर है, तो उसने शादी की है ना यहाँ तकरीबन 3 साल पहले। ठीक है। तो उन्होंने, उनके जो हस्बैंड है ना, जी जी, वो वैसे तो यहाँ तकरीबन 16 ईयर से हैं। ठीक है। लेकिन शादी को 3 साल हुए हैं। पहले आए थे, दूसरा वीजा नहीं था जो वर्क परमिट पे। ठीक है। लेकिन उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, तो फिर वैसे ही थे वो, इनलीगल यानी कि समझ लें। तो अब वो शादी की हुई है, लेकिन उनका बच्चा नहीं है, 3 साल हो गए हैं। ठीक है। उनकी जो मिसेज है उसको बच्चे हैं। तो अब पूछना ये था कि क्या उनका ये चल सकता है यहाँ, केस किस बिना पे चलाएं या कैसे? जो बच्चों की उम्रें हैं, वो बेटा तो नियरली जो है ना वो 13.5 साल की है, 14 की तकरीबन। जो पहली बच्ची है
सॉरी जी बेटी है, वो 14 साल की और होगी। वो फर्स्ट रिलेशनशिप से है? जी जो बेटी है, सॉरी लाइन काट करती थी, जो बच्ची है वो इनकी रिलेशनशिप से है या कोई और नहीं रिलेशनशिप? पहले पहले उनकी जो रिलेशनशिप। वाइफ है ना उसके बच्चे पहले हैं, इनके साथ नहीं है। ठीक है, और वो बच्ची ब्रिटिश है? दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने मुझे पूछा है कि आपकी जो बेटी है उन्होंने शादी की है हस्बैंड के साथ, और आपके हस्बैंड जो उनके हस्बैंड हैं उनके पास है 2 चिल्ड्रन फ्रॉम अ प्रीवियस रिलेशनशिप। आपकी जो बेटी है वो अप्लाई कर सकती है इन कंट्री, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अगर उसका एप्लीकेशन सही तरह सबमिट किया जाता है और सही डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा चांस है कि आपकी डॉटर को वीज़ा ग्रांट किया जाए इन कंट्री। अगर ये सही तरह पेश किया जाता है ये केस, आपकी डॉटर को एंटी क्लेम्स के लिए ज़रूरत नहीं होगी और शी डज़ नॉट लीव द कंट्री टू गो टू पाकिस्तान। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि आप फौरी तौर पर एक अच्छे से सॉलिसिटर को मिल लें और उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो यस हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। जी मेरा नाम इकराम है और मैं इंडिया से हूँ। जी जी और मुझे एक सवाल करना है जी पूछे। कि मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट बनाना है, तो उसकी फीस कितनी है? ठीक है, और कोई सवाल आपका? नहीं और कोई सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। होम ऑफिस पासपोर्ट की फ़ीस तकरीबन होती है 58 पाउंड 50 पेंस। अगर आप देखें 58 पाउंड तो लेके 68 पाउंड होती है। अगर आप ऑनलाइन करें फिर वो सस्ती होती है और उसको आपको 10 पाउंड का डिस्काउंट मिलता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें आपको आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते फिर आप अपने करीबी पोस्ट ऑफिस पर जाके वहाँ फॉर्म ले लें, उसको भर के भेज दें और आपको वो पासपोर्ट इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी फरमाइए। ओके सर, मैंने ये पूछना था कि लास्ट ईयर मेरे को जी जी लीव टू रिमेन मिला है, क्योंकि बच्चे स्टेटलेस थे, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है। ठीक है। तो मैं ये पूछना है कि जो लीव टू रिमेन है मेरा 10 साल का रूट था, अगर मैं 18,600 मेरी इनकमिंग है साल की, तो मैं 5 साल का रूट है इसमें और या नहीं है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इंडिया में किसी को स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं? हाँ सर, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ नेशनल इंश्योरेंस पर, मेरी वाइफ भी कर रही है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम द 10 ईयर रूट टू द 5 ईयर रूट, अनफॉर्चुनेटली नहीं, आप नहीं कर सकते। और इसकी वजह ये है क्योंकि आपके बच्चे ब्रिटिश है, आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप अकेले बच्चे की परवरिश कर रहे होते फिर आप स्विच कर सकते थे टू द 5 ईयर रूट। या अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश होती फिर आप पार्टनर रूट के ऊपर स्विच कर सकते थे टू द 5 ईयर रूट, लेकिन क्योंकि आपकी वाइफ के पास भी 2.5 साल का वीज़ा है फिर आप अभी स्विच नहीं कर सकते। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा है कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान, आप जी बिल्कुल कर सकते हैं ऑन अ विजिट वीज़ा। अगेन आपको साबित करना होगा कि आप उनकी रिहाइश के लिए जगह है आपके पास और आप उनका खर्चा उठा सकते हैं, और एप्लीकेंट को इंडिया से साबित करना होगा कि उनके पास टाइज हैं कि अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है वो वापस जाएंगे टू द होम कंट्री। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मुझे आपसे बात पूछनी थी कि मुझे यहाँ मुझे 10 सॉरी लाइन काट गई है, दोबारा करिएगा प्लीज। सॉरी जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। जी जी एक्चुअली मुझे यूके में 10 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और अभी जो मेरे पास वीजा है उस पर मुझे वर्क अलाउ है, बट उस पर नो पब्लिक फंड है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे पास फैमिली है, और लेकिन अब पूरी सिचुएशन में मेरे पास जॉब भी नहीं है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि अभी जो करंट वीजा मेरे पास है वो वैलिड है 21 नवंबर तक। ठीक है। उससे पहले ही मेरे 10 साल के, तो
उससे पहले आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे लॉफुल रेजिडेंस? सॉरी, क्या कहा आपने? उससे पहले आपके 10 इयर्स लॉफुल रेजिडेंस पूरे हो जाएंगे? जी, मेरे 10 साल पूरे मार्च में हो जाएंगे 2021 में। ठीक है, एंड योर वीजा इज वैलिड अंटिल नवंबर 21, करेक्ट? जी ठीक है, और आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं? कि अभी मेरे पास जो वीजा है लाइक उस पे नो पब्लिक फंड्स है और मेरे पास जॉब भी नहीं है। मेरे पास अच्छा, मैं समझ गया, आप रिकॉर्स टू पब्लिक फंड्स के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाउ इज़ अ गुड टाइम फॉर एवरीवन कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टू पब्लिक फंड्स, ये सबसे बेस्ट टाइम है। जिन लोगों के पास अभी 2.5 साल का वीज़ा है और उनकी जॉब्स अभी उनके पास नहीं है और अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते, अगर आप अभी सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर पब्लिक फंड्स, होम ऑफिस मोस्ट लाइकली ग्रांट कर देगी। बेशुमार एप्लीकेशन लास्ट 2-3 मंथ्स मैंने किए हैं और 99% क्लाइंट्स को उन्होंने पब्लिक फंड्स ग्रांट कर दिए। इसलिए जो सवाल आपने मुझे पूछा है कि आप पब्लिक फंड्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और वहाँ आप अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करें, और मेरे ख्याल में अगर ये सही तरह ये एप्लीकेशन कंप्लीट की जाती है, आपको वो ग्रांट कर देंगे पब्लिक फंड्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले फैमिली के बारे में बात की थी। जी जी। तो शायद मैं सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई जी। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि जो मैं फैमिली का बता रही थी, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, जो मदर लॉ है, वो पहले आ चुके हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। उनका सारा रिकॉर्ड, यानी कि यहाँ पे वो 2011 में आए थे और फिर वापस चले गए 3 माह बाद। ठीक है। उनका वो सारी हिस्ट्री है। तो जो उनकी वाइफ थी उनकी डेथ हो गई है पाकिस्तान। जी जी। तो अभी उन्होंने दूसरी शादी की है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। बाकी बच्चे और फैमिली सारी पे लंदन में होके वापस गए थे। ठीक है। तो हम लोग जो है उस टाइम मेरे हस्बैंड काम करते थे, अभी वो काम नहीं करते, वो जॉबलेस हैं, बच्चे डिसेबल हैं। तो मैं हाउसवाइफ हूँ और वो मेरे साथ हेल्प करते हैं बच्चों की लुक आफ्टर करने में। आपके पास सेविंग्स हैं अकाउंट में या नहीं? जी, सेविंग है, वो बेनिफिट पे है ना हम। ठीक है, मैं समझ गया। डिसेबिलिटी और केयरलेस मिलता उसके हमारे पास है सेविंग। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम, क्योंकि खर्चा हमने सब सारा करना है, तो मेरे हस्बैंड क्या बैंक स्टेटमेंट में कितना शो कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जो मेरा जवाब है वो बिल्कुल सेम रहेगा आपके लिए कि अगर आपने बताया कि आपका ब्रदर लो भी पहले आ चुका है और उसके बच्चे भी साथ आ चुके हैं, फिर ज़ाहिर बात है वो अपनी वाइफ के लिए जो भी इसने दोबारा शादी की है उसके लिए भी अप्लाई करेगा। अगेन होम ऑफिस उसको कंसिडर करेगी एज अ न्यू एप्लीकेशन। मोस्ट लाइकली जब किसी क्लाइंट की हिस्ट्री हो जाती है आने जाने की यहाँ यूके में, वो आपको ग्रांट कर देते हैं कि अगर आपने इमिग्रेशन रूल्स को ब्रेक नहीं किया। आपने मुझे बताया कि आपके ब्रदर इन लॉ आए थे उनके मदर के साथ, 1 माह वो रहे और वापस चले गए थे, इसलिए मेरे ख्याल में उनको वो ग्रांट कर देंगे। अब बात आती है आपकी जो ख़र्चा है, आप कैसे शो करेंगे कि आप कैसे मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड बेनिफिट्स पर है। या तो आपके जो ब्रदर इन लॉ वो अपने बैंक अकाउंट में दिखा सकते हैं कि उनके पास पैसे हैं 2000, 3000, 4000 पाउंड, और अगर वो आ रहे हैं फॉर 1 मंथ फॉर एग्जांपल, उनके अकाउंट में होना चाहिए यूजली 100 पाउंड पर डे। सो फॉर एग्जांपल अगर वो 1 महीने के लिए आ रही है विजिट के लिए, उनके अकाउंट में कम से कम 2 to 3000 पाउंड होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में। अगर उनके अकाउंट में नहीं है, फिर आपको दिखाना होगा आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं। पर अगेन ये होम ऑफिस पर होता है कि अगर वो समझते हैं कि आप खर्चा उठा सकते हैं या नहीं। हो सकता है वो कहें कि जी आप दोनों बेनिफिट पर हैं, हम समझते हैं आप 4 लोगों का खर्चा नहीं उठा सकेंगे। अगेन इट्स अप टू देम। इसलिए आप तय कर लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी। मेरे ख्याल में होगा कि अगर आपके ब्रदर इन लॉ में पैसे आ रहे हैं वो दिखा दें, लेकिन अगेन अगर वो दिखाते भी हैं, उनको साबित करना होगा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं, वो सैलरी से आ रहे हैं या किसी ने उनको दिए हैं। सो दे हैव टू शो वेयर द मनी केम फ्रॉम। बेस्ट चीज़ यही होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि आप अपने सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपको एडवाइस दे सकता है तफसील में। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो है keijaz@me.com। वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मेरी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं।
और हमेशा की तरह मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप डालें कामरान इजाज़, KAMRAN सरनेम इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी मैं आपको मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।